हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करता हूं आप लोग मजे में होंगे। बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के अंदर साइंस का सीरीज। साइंस के सीरीज में ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों, क्या है जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी को हम नोट्स में लिखे हैं और नोट्स में आप लोगों को इजी वे से समझाऊंगा। इसीलिए चलिए मैं आपको नोट से पढ़ाता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। चलिए जानते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिन्हें हम अभिकारक भी कहते हैं, आपस में मिलकर कोई नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चीनी और जब हम पानी को मिलाते हैं वो बच्चों किस में परिवर्तित हो जाता है? वो परिवर्तित हो जाता है शरबत में। क्या हो जाता है? वो शरबत बन जाता है। बच्चों, आप लोगों को पता होगा जब हम चीनी और पानी को मिलाते हैं तो पानी के अंदर क्या हो जाता है? चीनी विलय हो जाता है। तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वो शरबत में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे चीनी और पानी क्या है? चीनी और पानी अभिकारक है, अभिकारक है। ये क्या है बच्चों? ये अपना उत्पाद है। शरबत अपना उत्पाद है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिन्हें हम अभिकारक भी कहते हैं, ये दोनों क्या हो गया? अभिकारक हो गया। आपस में मिलकर कोई नया उत्पाद बनाता है। ये दोनों आपस में मिल गया तो नया उत्पाद क्या बनाया? शरबत बना गया। उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जब बच्चों हम लोग किसी भी लोहे को घर के बाहर रख देते हैं, उसमें क्या हो जाता है? वो हवा के संपर्क में आके उसमें जंग लग जाता है। वो भी क्या होता है? वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। एक तीसरा एग्जांपल भी है, दूध से दही बनना। ये भी क्या है? ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। सबसे पहले बच्चों तो हम ये जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो परिवर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है, किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ के रंग, पदार्थ की अवस्था इत्यादि में परिवर्तन होता है। तो पदार्थ के परिवर्तन का कारण हटने के पश्चात पदार्थ की अवस्था में वापस आ जाता है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। या इसको हम इजी वे में ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसमें पदार्थों के परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बच्चों, इसको हम एक उदाहरण के सहायता से समझने का कोशिश करते हैं। जल का बर्फ में जमना। बच्चों, आप लोगों को पता होगा जब जल को हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो क्या होता है? बर्फ में जम जाता है। और उसी बर्फ को जब हम बाहर में रख देते हैं तो वो क्या होता है? बर्फ धीरे धीरे पिघल के जल में परिवर्तन हो जाता है। क्या हुआ? ये भौतिक परिवर्तन हो गया। एक बार जल को बर्फ में कन्वर्ट किए, फिर फ्रिज से हटा दिए तो वो क्या हो गया? बर्फ जल में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया? ये अपना भौतिक परिवर्तन हो गया। मुझे आशा है आप लोगों को भौतिक परिवर्तन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन का गुण। भौतिक परिवर्तन का गुण क्या है? किसी भी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन के पश्चात की अवस्था में वापस आ सकता है। ये तो मैं आप लोगों को अभी भी समझा चुका हूं। जल का बर्फ में जमना और बर्फ को फिर पुनः जल में आ जाना। अब बच्चों आगे देखिए, भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। ये आप लोगों को पता ही चल गया होगा, क्योंकि ये स्थिर नहीं रहता है। जैसे कि हम जल से अगर बर्फ बना दिए तो वो बर्फ में ही हमेशा नहीं रहेगा। बर्फ को हम बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो जाता है? पानी हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है। अब तीसरा पढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रंग, अवस्था अथवा आकार में परिवर्तन होता है। क्योंकि हम पानी से जब बर्फ बनाते हैं तो वो क्या होता है? वो आकार में परिवर्तन होता है। अब बच्चे आगे का पॉइंट पढ़िए। भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार के नए परिवर्तन का निर्माण नहीं होता है। ये भी सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि जब हम जल से बर्फ बनाते हैं तो वह पुनः बर्फ से जल बन जाता है, तो नया पदार्थ तो अपना बनता नहीं है। जिस अवस्था में पहले था उसी अवस्था में वह पुनः आ गया। इसीलिए हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। बच्चों, मुझे आशा है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करता है तथा इस प्रकार के परिवर्तन में नए पदार्थों को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। भौतिक परिवर्तन में क्या था बच्चों? पदार्थ को हम फिर उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? पदार्थ को हम उसी अवस्था में प्राप्त पुनः नहीं कर सकते हैं। उससे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसको हम बच्चों उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे
दूध से दही जमना। एक बार बच्चों दूध से अगर हम दही जमा देते हैं तो फिर हम पुनः दही को हम दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि बच्चों आप लोगों के घर में भी दूध से दही बनाया जाता होगा, लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जाता होगा। फिर उसी प्रकार अपना सेकंड एग्जांपल है लोहे पर जंग लगना इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन है। चलिए इसके बाद हम जान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के गुण। इस प्रकार के परिवर्तन में समानता पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसके अंदर क्या होता है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। सेकेंड अपना पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पहले वाले अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। ये भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। यह अस्थायी परिवर्तन कैसे होता है? एक बार दूध से दही बन जाता है, वो हमेशा दही ही रहता है, दही से दूध नहीं बनता है। इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में एक बार जब दूध से दही बन जाता है तो क्या होता है? एक नया पदार्थ बन जाता है, दूध से दही बन जाता है। इसके बाद अपना आता है अभिकारक। ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है तो वो क्या होता है? वो रासायनिक अभिक्रिया होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बच्चों जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या होता है? वो जल बन जाता है, उसको हम बोलते हैं H2O। ये क्या होता है? ये अपना अभिकारक होता है, अभिकारक होता है। ये क्या होता है? ये अपना उत्पाद होता है। यहाँ पे नीचे उत्पाद दिया हुआ है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, उन पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं। आप लोगों को पता चल ही गया होगा अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे के पेज में दिया हुआ है रासायनिक समीकरण। इसको हम अपने नोट्स के सहायता समझने का कोशिश करते हैं। रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके अनुसूत्र या प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे बने समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे बच्चों एक एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H है। क्लोरीन का प्रतीक क्या है? Cl है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रतीक क्या है? HCl। अब बच्चों आप लोगों के मन में आया होगा हमको कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है और क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दिया हूँ, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व के सूची दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है? याद कर लेना है। जैसे कि ये अपना नाम और संकेत इसमें है और ये परमाणु संख्या है, ये परमाणु भार है। हाइड्रोजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम को हम He बोलते हैं, लिथियम को हम Li बोलते हैं, बर्लियम को हम Be बोलते हैं, बोरन को हम B बोलते हैं, कार्बन को हम C बोलते हैं, नाइट्रोजन को हम N बोलते हैं, ऑक्सीजन को हम O बोलते हैं। ये भी याद कर लेना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। अब परमाणु भार भी याद कर लेना, कम से कम आप लोगों को 20 तक याद करना जरूरी है। मैं 20 दे दिया हूँ। ऑक्सीजन के बाद अपना आ जाएगा फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। इससे आगे भी है बच्चों, लेकिन यहाँ पे आपको 20 तक ही काम पड़ेगा। आपको 20 तक कम से कम याद होना जरूरी है, आप याद कर लेना। अब बच्चों नोट्स के अंदर आगे पढ़िए। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के पहले अभिकारक को लिखा जाता है। ये क्या होता है? ये अपना अभिकारक होता है। तथा तीर के बाद उत्पाद को लिखा जाता है। ये क्या है? ये अपना उत्पाद है। दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पे उनके बीच प्लस का निशान लगाना चाहिए। यहाँ पे बच्चों 2 या 2 से अधिक अभिकारक है, इसीलिए यहाँ पे हम बीच में क्या किया है? यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह दिए हैं। अब बच्चों आगे पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाया जाता है। तीर के निशान की बाईं ओर अभिकारक तथा दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक तथा उत्पाद है तो उसके बीच प्लस का निशान लगाना चाहिए। ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब जो तीसरी पॉइंट पढ़िए, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण रहता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान तथा अभिक्रिया करने के पश्चात उत्पादों का द्रव्यमान समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, दोनों में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं जो एक में कम है एक में ज्यादा है, आपको दोनों साइड बराबर रखना है।
अब बच्चों आगे का पॉइंट पढ़िए। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों के अणुओं की संख्या समान रखी जाती है, अर्थात रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। ये तो मैं आपको अभी भी बताया हूँ। अब आगे पॉइंट क्या दिया हुआ है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के अन्य अणुओं को संतुलित किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को छोड़ देंगे और अन्य अणु को संतुलित कर लेंगे। जब हम लोग बच्चों देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, तो वहां पे हम ये पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अब आगे एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है ये हम देखते हैं। अब बच्चों एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है अगला पॉइंट, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो चलिए हम अपने नोट्स में चलते हैं, वहां पे सबसे पहले जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। चलिए नोट्स में बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया के बाएं और दाएं पक्षों का प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चों उदाहरण के लिए दिया हुआ है H2 प्लस O, ये क्या होता है मिलके H2O बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन भी 2 दिया हुआ है, ऑक्सीजन भी, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। वही यहाँ पे दिया हुआ परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब बच्चों हम लोग ये जान लेते हैं समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु को नष्ट किया जा सकता है और न ही निर्माण किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार दोनों ओर के द्रव्यमान समान होनी चाहिए और वह तभी संभव है जब दोनों ओर तत्व के परमाणु की संख्या समान होगा। ये बच्चों आप लोग 9th क्लास के अंदर पढ़ लिए होंगे। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या होता है, किसी भी समीकरण अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु को नष्ट किया जा सकता है और ना ही किसी परमाणु का निर्माण कर सकते हैं। उसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम संतुलित रासायनिक समीकरण करते हैं। अब चलिए बच्चों आपको हम सिखाते हैं किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करें। यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही इजी वे से संतुलित करना सिखा दूंगा, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है और एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप आसानी से किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है H2 प्लस O2, क्या हो जाता है, H2O हो जाता है। यहाँ पे अभिकारक क्या है, H2 प्लस O2, ये क्या हो जाता है, ये अपना अभिकारक है। यहाँ पे उत्पाद क्या है, H2O। अब बच्चों चरण 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम तत्व लिख लेंगे। यहाँ पे तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख लिए। अब हम अभिकारक में परमाणु की संख्या देखेंगे, ये अपना अभिकारक है, तो हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन अपने पास 2 दिया हुआ है, तो हम हाइड्रोजन को 2 लिख लिए। और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, तो हम ऑक्सीजन को भी लिख लिए। अब उत्पाद में देखेंगे, उत्पाद में हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो हम 2 लिख लिए। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो हम 1 लिख लिए। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है, क्या है, ये असंतुलित है, तो इसको हम संतुलित कैसे करेंगे। यहाँ पे पॉइंट पढ़िए, यहाँ पे हम देख रहे हैं अभिकारक और उत्पाद में हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक समान है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों क्या है, समान है। किंतु ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अभिकारक और उत्पाद में एक समान नहीं है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे अभिकारक कितना है, 2 है, और उत्पाद क्या है, 1 है, तो यहाँ पे दोनों क्या है, सेम नहीं है। उत्पाद में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1 है और अभिकारक में 2 है, तो पहले हम ऑक्सीजन को एक समान कर लेते हैं। ऑक्सीजन को एक समान कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ऑक्सीजन के परमाणु, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन के परमाणु। प्रारंभ में अभिकारक में ऑक्सीजन कितना था, 2 था, यहाँ पे क्या है, 2 है, हम लिख लिए ऑक्सीजन 2। प्रारंभ में उत्पाद में ऑक्सीजन कितना था, उत्पाद में 1 था, तो यहाँ पे हम लिख लिए ऑक्सीजन 1। यहाँ पे बच्चों हम ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 के साथ इसमें गुना कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन H2O दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 के साथ गुना करेंगे। यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, H4 हो जाएगा, ऑक्सीजन अपना O2 आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन तो दोनों में अब सेम आ गया, अभिकारक में O2 है और उत्पाद में भी O2 बन गया। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 4 बन गया, लेकिन अभिकारक में क्या है, अभिकारक में हाइड्रोजन 2 ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को भी संतुलित करेंगे। यहाँ पे आगे पढ़िए, चरण 2 में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अभिकारक और उत्पादों में एक समान हो गया, किंतु हाइड्रोजन का परमाणु संख्या उत्पाद में ज्यादा हो गया। अभिकारक में चलते इसको भी हम एक समान कर लेते हैं। प्रारंभ में हाइड्रोजन अभिकारक में कितना था, हाइड्रोजन 2 था, और उत्पाद में कितना है, प्रारंभ में हाइड्रोजन 2 था। अब चरण 2 के बाद अभिकारक में 2 ही बचा और उत्पाद में कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ पे हाइड्रोजन में हम 2 से गुना करेंगे। जब हम बच्चों हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, H2 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4। यहाँ पे हाइड्रोजन भी अपना 4 आ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 प्लस ऑक्सीजन 2, यहाँ पे आ गया उत्पाद में H4O2। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम आ रहा है, हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 2, ये दोनों क्या हो गया, संतुलित हो गया। एग्जाम में आप लोगों को इसी प्रकार बनाना है। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं एक शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ बच्चों इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के सहायता समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है N2 प्लस O2 NO। अब बच्चों यहाँ पे देखिए N कितना दिया हुआ है अभिकारक में 2, और O भी कितना दिया हुआ है, O उत्पाद में कितना है, N 1 है और O 1 है। इसमें हम सबसे पहले N के लिए लिखेंगे, N कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। उसी प्रकार O कितना दिया हुआ है, O भी अपना 2 है। इस साइड देखेंगे, इस साइड कितना दिया है बच्चों, N इस साइड 1 है और O कितना है, 1 है। ये दोनों बच्चों क्या है, गुना में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। ये दोनों जोड़ में है तो हम क्या किए, इसको अलग अलग ब्रैकेट में लिख ले। अब हम क्या करेंगे, इसको हम संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे N2 दिया हुआ है, O भी 2 दिया हुआ है, तो हम अगर इसमें 2 के साथ गुना कर देंगे, यहाँ भी अपना N2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। यहाँ पे बन गया N2 प्लस O2 फिर 2NO, यहाँ पे 2N भी हो गया, 2O भी हो गया। इसी प्रकार को हमको संतुलित करना था। यहाँ बच्चों दिया हुआ आगे का एग्जांपल Mg प्लस O2, ये बन गया MgO में। ये क्या, ये संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पे Mg कितना है, 1 है, और O कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ये अभिकारक के अंदर है। और उत्पाद में कितना दिया हुआ है, Mg 1 है और ऑक्सीजन 1 है। इसको हम क्या किए, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिए दोनों को, क्योंकि यहाँ पे गुना है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम 2 के साथ गुना कर देंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 आ जाएगा और मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन तो अपना पहले से 2 था, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 के साथ गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2Mg प्लस O2 2MgO। ये अपना क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल है। मुझे लग रहा है आप लोगों को समीकरण संतुलित करना आ गया होगा। अब चलिए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। अब बच्चों आगे का टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलिए हम अपने नोट्स में पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। बच्चों रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या है, संयोजन अभिक्रिया। सेकंड क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। चौथा क्या दिया हुआ है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब पांचवा क्या है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, जब कली चून और जल को आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बुझे चून का निर्माण होता है। इसको हम इमेज के साथ समझने का कोशिश करते हैं बच्चों। ये अपने पास क्या दिया हुआ है, ये अपने पास चूना दिया हुआ है, ये अपने पास एक बाल्टी जल है। जब इस दोनों को हम मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ये एक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, बुझी हुई चून में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हम क्या करते हैं बच्चों, घर में भी पेंट करते हैं। अगर बच्चों आप लोग गांव से है तो आप लोग देखते होंगे दिवाली के टाइम में मिट्टी के घर पे क्या किया जाता है, चून की सहायता से पेंट किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो चूना है और ये जो पानी है, ये क्या हो जाता है, ये अभिकारक हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये एक उत्पाद हो जाता है। अब बच्चों आगे क्या दिया हुआ है, इससे निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। ये CO क्या है, ये कली चूना है, और H2O क्या होता है, जल होता है। ये दोनों जब मिलता है तो ये बन जाता है CaOH2। क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ दोनों के अंदर क्या ब्रैकेट लगा हुआ है, ये हो जाता है बच्चों बुझे चूना। इसको हम बोलते हैं बुझे चूना। इसका फॉर्मूला होता है बुझे चूना का CaOH2। अब बच्चों आगे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, जब हवा में कोयले का दहन होता है तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे कि कार्बन क्या होता है C, ऑक्सीजन क्या होता है O2। ये दोनों जब मिलता है तो क्या बन जाता है CO2। यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। यही तो हमको समझना था इसके अंदर। चलिए अब हम देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। बच्चों वियोजन और अपघटन अभिक्रिया ऐसी समीकरण अभिक्रिया जिसमें कई पदार्थ अभिक्रिया के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, अर्थात 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है जिसका गुण उसके मूल यौगिक से बिल्कुल अलग होता है। उस रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको बच्चों हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट
को गर्म किया जाता है तो यह वियोजन होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। बच्चों यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या दिया हुआ है, CaCO3। जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन अपने पास कितना दिया हुआ है, 3 है। जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ इसके साथ ये 2 भाग में आ गया। 2 भाग में कैसे आ गया, एक बार चला गया कैल्शियम के पास और एक बार चला गया कार्बोनेट के पास। ये 2 भाग में विभाजित हो गया अपना ऑक्सीजन। इसी प्रकार अपना सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। जब फेरस सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है तो फेरस सल्फेट वियोजित हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। बच्चों ये अपने पास दिया हुआ है फेरस सल्फेट। जब ये वियोजित हो जाता है तो ये अलग अलग भाग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक भाग है अपने पास फेरिस ऑक्साइड, एक है सल्फर ऑक्साइड तथा एक है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन अपने पास यहाँ पे 8 है। जब रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे परफॉर्म हुआ तो ये अलग अलग भाग में विभाजित हो गया। अब बच्चों देखते हैं वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। एक होता है उसमें वियोजन अभिक्रिया, दूसरी होता है विद्युत वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यहाँ बच्चों हर एक को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, बस यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखना है। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं। जब किसी पदार्थ की वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने से होती है तो उसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, जब किसी पदार्थ की वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पर होती है तो उसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब पोटासियम क्लोराइड का उष्मा के द्वारा अपघटन कराया जाता है तो वह पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम अपघटन या वियोजन करेंगे वो उष्मा के सहायता से हम करेंगे। यहाँ पे अपने पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है पोटासियम क्लोराइड। इसको हम क्या किए, इसको हम उष्मा के द्वारा विघटन किए। उष्मा के द्वारा विघटन करने के बाद ये 2 भाग में विभाजित हो जाता है। एक हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा हो जाता है ऑक्सीजन। उसी प्रकार अपना सेकंड उदाहरण, जब कार्बन डाइऑक्साइड का उष्मा के द्वारा वियोजन कराया जाता है तो वह कार्बन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। ये अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जब उष्मा के द्वारा वियोजन किया जाता है तो एक हो जाता है C, एक हो जाता है O2, एक हो जाता है कार्बन, एक हो जाता है ऑक्सीजन। अब चलिए अपना सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जब रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक को विद्युत द्वारा वियोजित किया जाता है उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। ये दो लाइन का परिभाषा आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप लोगों से पूछ ले विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो ये 2 लाइन तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद कम से कम एक एग्जाम्पल जरूर देना है। अगर बच्चों आप लोग एक एग्जाम्पल दे देते हैं तो आपको पूरा मार्क मिलेगा। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देते तो आपका मार्क कट जाएगा। यहाँ बच्चों उदाहरण दिया हुआ है, जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत द्वारा वियोजित कराया जाता है तो वह सोडियम और क्लोरीन गैस में वियोजित हो जाता है। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड 2NaCl। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। जब विद्युत वियोजन इसमें परफॉर्म करते हैं तो ये 2 भाग में विभाजित हो जाता है। एक हो जाता है 2Na जिसे हम सोडियम कहते हैं, एक हो जाता है Cl2, ये होता है क्लोरीन। अब बच्चों इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल क्या है, जब जल का विद्युत द्वारा वियोजन करता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। यहाँ बच्चों ये फार्मूला क्या है, H2O, ये है जल का फार्मूला। जब इसको हम विद्युत वियोजन करते हैं तो ये H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। H क्या है, H हाइड्रोजन है और O क्या है, ऑक्सीजन है। इसी प्रकार चलिए हम देखते हैं अपना थर्ड। बच्चों थर्ड क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया बच्चों कब होता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है उसके उपस्थिति में यह अभिक्रिया परफॉर्म करता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो यह वियोजित होकर सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण करता है। यह एक सफेद पाउडर होता है जो सूर्य की रोशनी में ग्रे रंग का हो जाता है। तो आप लोग एक छोटा सा कटोरा में सिल्वर क्लोराइड ले लेना, थोड़ा सा उसको सूर्य के सामने रख देना। आप लोग देखेंगे सफेद पाउडर से यह एक ग्रे कलर का आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है 2AgCl। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। यहाँ पे Ag क्या दिया हुआ है, यहाँ पे Ag दिया हुआ है सिल्वर और Cl क्या दिया हुआ है, क्लोरीन। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की रोशनी में रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सिल्वर और क्लोरीन, अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार ये सेकंड एग्जांपल भी है, थर्ड एग्जांपल, ये एग्जांपल आप लोग पढ़ लेना। अब चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। अब बच्चों आगे क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम पढ़ लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तब विस्थापन अभिक्रिया होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया का प्रमुख उदाहरण है।
चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ Fe, इसको हम बोलते हैं आयरन। ये क्या है Fe मतलब आयरन। CuSO4 मतलब क्या होता है बच्चों, कॉपर सल्फेट। लिखते हैं कॉपर सल्फेट। यहाँ पे FeSO4 क्या है, ये है फेरस सल्फेट। Cu का मतलब क्या होता है, कॉपर। यहाँ बच्चों आप लोग देख रहे होंगे जो सल्फेट है अभी Cu के पास है, जिसको हम कॉपर भी बोलते हैं। लेकिन जब इसमें विस्थापन अभिक्रिया लग जाता है, आयरन के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे किसके पास पहुंच जाता है, आयरन के पास पहुंच जाता है। पहले कॉपर के पास था, जब अभिक्रिया हो गया तो ये किसके पास पहुंच गया, आयरन के पास पहुंच गया। वही तो यहाँ पे दिया हुआ है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यहाँ पे कॉपर से विस्थापित किसको कर दिया, SO4 को। कहाँ पे पहुंच गया, आयरन के पास पहुंच गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। अब चलिए बच्चों आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको हम नोट्स में पढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है BaCl2, जिसको हम वोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। उसके बाद Na2SO4, जिसे हम सोडियम सल्फेट भी बोलते हैं। जब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया करता है तो ये बन जाता है BaSO4 + 2NaCl। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोडियम के साथ क्या है, क्लोराइड है। यहाँ पे जब द्विविस्थापन अभिक्रिया काम किया तो यहाँ पे वोडियम के साथ सल्फेट बन गया। यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ पे वोडियम के साथ पहले क्लोराइड था तो यहाँ पे सल्फेट आ गया। यहाँ पे सोडियम के पास सल्फेट था, यहाँ पे आ गया सोडियम के साथ क्लोराइड। ये एक दूसरे के साथ क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। यही अपना क्या था, द्विविस्थापन अभिक्रिया था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है अपने पास बच्चों, उपचयन और अपचयन। इसको हम अपने नोट्स में पढ़ते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होता है। इसके विपरीत पदार्थ का अपचयन तब होता है जब इसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। उपचयन किसे कहते हैं, जब ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हाइड्रोजन में कमी हो, उसको हम उपचयन बोलते हैं। और जब हाइड्रोजन में वृद्धि हो ऑक्सीजन में कमी हो तो उसे हम अपचयन कहते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे ये उपचयन का उदाहरण दिया हुआ है, ये अपचयन का उदाहरण दिया हुआ है। मुझे लग रहा है आप लोगों को आसानी से ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। अब बच्चों आगे का पॉइंट में क्या है, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को देखा है। यहाँ पे है संक्षारण। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालियामा युक्त भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। प्रायः यह प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसी ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पे चढ़े परत के रंग पर ध्यान दिया है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, अर्ता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्रमण होता है, और इस प्रक्रिया कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संरक्षण का एक ही उदाहरण है। संक्षारण बच्चों किसे कहते हैं, आप लोग देखे होंगे जब हम लोग कोई भी लोहा का नया चीज बनाते हैं तो वो क्या होता है, वो चमकीला होता है। उसके ऊपर कुछ दिन के बाद वो भूरे रंग का परत आ जाता है, जिसे हम जंग भी बोलते हैं। जब ये परिवर्तन होता है उसको हम संक्षारण भी कहते हैं। अब आगे पढ़िए। संक्षारण के कारण लोहे के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज और धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत ही क्षति होता है। लोहे का संरक्षण का गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संरक्षण के बारे में अधिक जानकारी मिलेगा। जब हम अध्याय 3 पढ़ेंगे तो संरक्षण के बारे में हम विशेषकर ज्यादा पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। विकृत गंधा। विकृत गंधा किसे कहते हैं, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। अपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृतगंधी हो जाती है तथा उसके स्वाद और गंध बदल जाता है। प्रायः तेल और अथवा वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति धीमी होती है। क्या आप जानते हैं, यह चिप्स बनाने वाला चिप्स की थैली में भी ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन डालता है।
जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त होता है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। ये क्या होता है? ये विक्री गंदा होता है। आप लोग पता होगा, जब कोई भी आप लोग खाना बनाते हैं, उसको जब आप लोग बाहर वैसे ही छोड़ देते हो, तो कुछ दिन के बाद उससे गंध देने लगता है और उसका स्वाद खराब हो जाता है। वो किसके कारण होता है? वो विक्री गंदिता के कारण होता है। जब आप लोग दुकान से चिप्स या कोई कुरकुरे लेते हैं, तो उसके अंदर क्या डाला रहता है? उसके अंदर नाइट्रोजन डाला रहता है। उसमें वो जो क्या होता है, विक्री गंधा का प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों, यहाँ पे अपना चैप्टर समाप्त हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, इस क्वेश्चन को आप हल कीजिए। यहाँ पे जितना भी मैं नोट्स बताया हूँ, वो सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वो आप लोगों से पूछ सकता है। मैं क्या करूंगा, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।